ईरान में परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों के बाद तनाव बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार इस हमले में ईरान के 78 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 320 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ईरान के जवाबी हमले पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि उनकी ओर से हमला जारी रहेगा और ईरानी परमाणु स्थल को निशाना बनाया जाएगा। इस हमले का जवाब ईरान ने भी दिया और ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों में 2 इजरायली लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसे लेकर नेतन्याहू ने एक बार फिर हुंकार भरी और कहा है कि अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो पूरा तेहरान जल उठेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? ईरान और इजराइल के बीच जो हालात हैं वो बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। क्या इजराइल की कोशिश ईरान में तख्ता पलट की है? इस पर बात करेंगे। कई मेहमान पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे तनाव के हालात पर यह रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों पर शुक्रवार को जोरदार हमला कर ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने बम, मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ, IRGC चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया है। वहीं इस हमले के बाद तेहरान में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल ने राजधानी तेहरान और इसके आसपास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में ईरान के प्रमुख परमाणु साइट नतांज को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी साइट पर ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम कर रहा था, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। तेहरान के उत्तर पश्चिम में स्थित तबरीज शहर को भी निशाना बनाया गया है। शहर के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। इजरायली अधिकारियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने इस एयर स्ट्राइक से पहले ही हथियार और ड्रोन ईरान के भीतर पहुंचा दिए थे और समय आते ही उनसे हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले में कम से कम 20 वरिष्ठ ईरानी कमांडर मारे गए हैं। इसमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख और एरोस्पेस फोर्स कमांडर अमीर अली हाजीजादे भी शामिल हैं। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि तेहरान पर इजरायली हवाई हमलों में 78 लोग मारे गए, 329 घायल हुए हैं। वहीं पलटवार करते हुए ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला बोला है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei ने कहा है कि इजराइल ने ईरानी धरती पर जो हमला किया है उसके लिए उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हालात बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ये पहले से बनने शुरू हो गए थे। इजराइल और हमास के बीच में जो जंग छिड़ी, हिजबुल्लाह जो कि ईरानी आर्मी का ही एक हिस्सा मान लीजिए, उनके खिलाफ ये संघर्ष लंबा चल रहा था। ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बना हुआ था, लेकिन ये आमने सामने की टक्कर होगी, इसके बारे में बहुत विचार किया जा रहा था। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे दुनिया भर में शांति की बड़ी बातें हो रही थी कि रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध खत्म हो जाएगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उस पर विराम लगेगा। लेकिन हम देख रहे हैं धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और इजराइल और ईरान के बीच में ये जो नया टेंशन है, ये बहुत बड़े युद्ध का आगाज भी हो सकता है। इसको 2 तरीके से देखा जा रहा है। क्या इजराइल और ईरान, बहुत पहले से भी इन लोगों के बीच में तनाव की स्थितियां रही हैं, सिर्फ ईरान के साथ नहीं बल्कि इजराइल तो घिरा ही हुआ है कई दुश्मन देशों के साथ में। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच के तनाव को भी आप इस तनाव से समझ सकते हैं। और इसको समझने में देखिए 3 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा क्षेत्र है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में आर्मीज़ जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगी, क्या विश्व युद्ध जैसे हालात बनेंगे, ये समझने जैसी बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीज़ों को परखना बहुत ज़रूरी है, यानी जियोपॉलिटिक्स में इसकी क्या अहमियत है, ये जो नया तनाव क्रिएट हुआ है इस क्षेत्र में, साथ ही साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये 3 अलग अलग विषय हैं और इन तीनों विषयों के बेहद शानदार जानकार मेरे साथ पैनल पर रहेंगे, अपने अपने विषय के अनुसार इसका आकलन करेंगे इन परिस्थितियों का। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ मौजूद हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज JNU मेरे साथ जुड़ रही हैं। शरद कोहली जी, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। जैसा मैंने कहा, अलग अलग विषय हैं आप तीनों के, लेकिन ये तीनों विषय आप लोगों के जो हैं वो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति से दुनिया को आज डिफाइन करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंशु, मैं चाहूंगा ओपनिंग कमेंट हो जाए एक एक करके। डॉक्टर अंशु, आप बताएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ये तनाव आने वाले समय में विश्व युद्ध जैसी कोई स्थिति बनाता है, या आप इसको किस नजरिए से देखती हैं?
प्रवीण जी, यदि हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो निश्चित तौर पर तनावपूर्ण परिस्थितियां बनी हुई हैं और लगातार इजराइल हमास के बीच एक संघर्ष शुरू हुआ था, उसमें फिर देखिए एक एक करके दूसरे देश जुड़ते गए। इस पर हमने चर्चा भी की थी। अब हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच किस प्रकार से हमला और फिर उसका जवाब देने की एक जो ईरान ने जिस तरह से फिर जवाबी कार्रवाई की इजराइल के ऊपर, जी अब उसमें धीरे डॉक्टर धीरे अंशु, दूसरे मैं देश थोड़ा जुड़ते जा रहे हैं। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं मेरे साथ, क्योंकि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ जुड़े हैं। विनोद दत्ता जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। जनरल बंसल, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अंशु, आप कंटिन्यू करें। तो आप यदि वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो इजराइल ने, हम बीते दिनों के घटनाक्रम को देखें, सबसे पहले आईएईए के द्वारा एक चेतावनी आती है जिसमें यह बताया जाता है कि ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अनाउंस कर सकता है और ये पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए घातक होगा। हम सभी जानते हैं कि परमाणु हथियारों की जब बात आती है, और वैसे भी अमेरिका और ईरान के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, इजराइल और ईरान के बीच लगातार हमने बीते दिनों में तनाव बढ़ते हुए देखा है। आप ये भी देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान के चीफ असीम मुनीर आज अमेरिका में बैठे हुए हैं, जबकि ये इजराइल और ईरान के बीच में इस प्रकार से कार्रवाइयां चल रही हैं। और इसमें अब ईरान ये चेतावनी देता हुआ दिख रहा है कि यदि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की कोशिश की तो फिर उनके ठिकानों पर और उनके जहाजों पर, उनके क्राफ्ट्स पर भी हमला किया जाएगा। तो इसमें निश्चित तौर पर आगे दूसरे प्लेयर्स भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रवीण जी, और इसमें प्रॉक्सीज तो पहले से ही शामिल हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो। आप देखिए कि इसमें प्रॉक्सीज भी जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरी जो स्थिति है ये तनावपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ भी आती हुई दिखाई पड़ती है। जी जनरल बंसल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डॉक्टर अंशु ने आखिर में रखा है कि दुनिया इससे प्रभावित होगी। भारत खुद एक तनाव को अभी बहुत हाल ही में देख चुका है, और हम जानते हैं कि वहां भी ईरान, तुर्की जैसे कुछ प्लेयर्स थे जो हमारे अगेंस्ट दिखाई देते हैं। इजराइल और हमारे संबंध अलग लेवल पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट किया, हालांकि उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, वर्तमान स्थितियों से नेतन्याहू जी ने अवगत कराया है और हमने भी अपनी चिंताओं को जाहिर किया है। आप भारत की स्थिति को अभी कैसे देखते हैं और ओवरऑल आपका आकलन इस तनाव को लेकर क्या है? जनरल बंसल। गुड इवनिंग प्रवीण जी। जहां तक भारत का सवाल है, भारत अपना एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है और दोनों ही देशों के साथ में हमारे संबंध है। फर्क तो इस पे पड़ेगा क्योंकि हमारा काफी जो है ऑयल ईरान से आता है। हमारे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो जो आईमैक प्रोजेक्ट है वो सऊदी अरबिया और जो इजराइल से होकर के जाता है, और दूसरा जो चीन के ईरान के अंदर में एयरपोर्ट है उस पर भी पोर्ट है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन जहां तक इस चीज का ये देखिए होने ही की बात थी, इसलिए थी कि जो ईरान का जो एटीट्यूड रहा है वो पहले से ही रहा कि भाई उसको खत्म कर देंगे इजराइल को, और इसी वजह से उन्होंने अपनी प्रॉक्सी पाली हुई थी। प्रॉक्सी का मतलब यही हिजबुल्लाह, हुती, हमास। अब आप ये देखिए कि ईरान का और इजराइल का कोई बॉर्डर नहीं लगता, कम से कम भी 1,500 किलोमीटर की दूरी है। जो बाकी कंट्री हैं उसमें इजिप्ट ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, जॉर्डन तो उनका सहयोग कर रहा है, और या सीरिया और लेबनान ये इनके साथ में है। अब ये जो इस तरह की एक मानसिकता है, जो ये नई रिजीम आई है, रिवोल्यूशनरी रिजीम, जो कि एक सिर्फ कट्टरवादिता के नाम पर चलती है, और कट्टरवादिता के नाम पर चलने पे इतनी सैंक्शन लगाकर अपने देश को बर्बाद कर दिया है इन्होंने। अभी वहां पे जो क्राइम आम है, इतने अपने प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि अब कुछ पहले तो था ही कि जो खातन है वो नहीं जा सकती बाहर, उनके ऊपर खुले में नहीं जा सकती, और उनके ऊपर जो प्रतिबंध थे और जिस तरह की सजाएं वहां पे दी जाती थी। इसके अलावा हाल फिलहाल भी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो कोई प्राइवेट डॉग्स को ले जाकर उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। तो इस तरह की जो बातें हैं ये ईरान ने किया हुआ है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है और काफी इजराइल ने नुकसान कर दिया है। काफी कुछ तक अपना जो है उन्होंने टारगेट अचीव भी कर लिया है कि ईरान जो कहता था कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा और नो बॉम्ब बनाने के करीब था, तो वैसे तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। अगर ने ध्वस्त नहीं किया भी तो कम से कम 10 साल पीछे चला जाएगा। इंडिया कम से कम 9 तो जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको मार दिया गया है, सारी लीडरशिप को खत्म कर दिया है, और अभी जो उनका एक नेक्स्ट टारगेट है वो आयतुल्लाह खमेनी जी हैं, जिनको उन्होंने जब एक बंकर में छुपा दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ईरान तो आप तख्ता पलट की भी बाजी आ रही है, और रजा पहलवी जो यहाँ के पहले इस मकसद को थोड़ा और डिटेल में समझूंगा, इस मकसद को थोड़ा डिटेल में समझूंगा जनरल बंसल।
ब्रिगेडियर दत्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन शरद जी आपसे मैं, ब्रिगेडियर दत्ता आपका भी स्वागत है। शरद जी, हम जानते हैं जब भी युद्ध होता है तो कुछ ना कुछ क्राइसिस आती है, खासतौर पर ईरान के साथ में जब तनाव में है इजराइल, तो हम जानते हैं कि दुनिया भर में चाहे वो तेल की सप्लाई हो या दूसरी अन्य चीज़ों, इस पर असर पड़ सकता है। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि अब युद्ध जो है उसका वॉरफेयर जो है वो अब ये हथियारों वाला न रहकर इकोनॉमिक ज़्यादा हो गया है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला जो क्षेत्र है ये इकोनॉमिक से बहुत अलग ही रहा है, यहाँ की लड़ाई बिल्कुल अलग अंदाज की है। बट आपकी एनालिसिस क्या है इस पर? नमस्कार डॉक्टर प्रवीण और मेरे सभी सह पैनलिस्ट और भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो इलाका है खाड़ी का, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं या वेस्ट एशिया कह दीजिए, ये बिल्कुल पूरे इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे नहीं चलता है। जहां लड़ाई की बात होती है, इकोनॉमी को बाद में सोचता है, पहले हमला करता है बाद में सोचता है, जबकि बाकी के जो देश हैं वो इकोनॉमी को साथ साथ सोच के चलते हैं। अब हम अगर ईरान की बात करें तो ईरान करीब $4 मिलियन बैरल प्रतिदिन उसका तेल का उत्पादन है, और मेन उसका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो तेल है, ये हम सब जानते हैं। उसकी ऑयल उसकी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट सारे ये झगड़े का कारण भी किसी जमाने में यही बना था। और ईरान चाहता है, ईरान ने आज तक, शायद कम लोग इस बात को जानते होंगे कि ईरान ने आज तक इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी। वो उसको देश ही नहीं मानता है, उसके वजूद को ही मानता नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जो जहां से स्वेज कैनाल और ये सारा का सारा ऑयल सप्लाई होती है और बाकी ट्रेड होता है, 20% के करीब सप्लाई चेन ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को संभालता है। तो ईरान क्या कर सकता है, मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं क्योंकि आपके पास डिफेंस के ऑलरेडी और इंटरनेशनल स्टडीज के एक्सपर्ट्स हैं, तो वो 20% सप्लाई यहां से तहस नहस हो सकती है। ये एक खतरे की बात यहां पर है अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें। और जहां तक बात है भारत से इसके इम्पैक्ट की, तो भारत से ईरान का पिछले कुछ सालों में डॉक्टर प्रवीण जो बायलैटरल ट्रेड है वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि सैंक्शंस ईरान पर इतनी दिक्कतें थी उसके साथ ट्रेड करने में, उसकी वजह से बहुत कम हुआ है। अब मात्र 14-15 हजार करोड़ का बायलैटरल ट्रेड हमारा रह गया है। पर देखने वाली बात यह है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस जिस तरीके से उछाल लिया है जब से 12-13 जून की जो दरमियानी रात थी जब ये हमला हुआ इजराइल की तरफ से, उसके बाद से क्रूड ऑयल जो $65 पे था वो उछल के $75 को अब पार कर गया है। तो इससे भारत का करीब 86-87% जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो भारत का फिस्कल जो पूरी बैलेंस शीट है वो बिगड़ सकती है यहाँ से, क्योंकि हम ईरान से तो ज्यादा नहीं लेते हैं जी। और 60% जो हमारी 87% में से रिक्वायरमेंट है वो हमारे खाड़ी देशों से आती है, जिसमें यूएई है, ईरान है, इराक है और कुवैत है, और भी देश हैं, करीब 60% रिक्वायरमेंट। तो हमको अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता हमें लगता है होनी चाहिए। दूसरा जो है, जो भारत से जो निर्यात किया जाता है, चाबहार पोर्ट भारत वहां बना रहा था, दूसरी हमें ईरान में आपको पता होगा कि चाबहार पोर्ट में भारत काम कर रहा है। दूसरा जो हम निर्यात करते हैं उसका जो रूट है डॉक्टर प्रवीण, वो उस पर जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। तो अगर वो डैमेज होता है तो हमारी जो फ्रेट कॉस्ट है, और फ्रेट कॉस्ट का असर कहाँ होगा कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अनवायबल बन जाएंगे। अगर वो इतने महंगे हो जाएंगे, उनको शिप को इतना लंबा घूम के जाना पड़ेगा, तो हमारी फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो भारत का इसके ऊपर भारत एक न्यूट्रल स्टैंस बनाया हुआ। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया इजराइल पे, कुछ लोगों को मारा, कुछ को वो उठा के ले गए, उसके ब्लैकमेल पर वो उनसे बात चलती रही। कभी भी आतंकवाद का भारत साथ नहीं देता है, पर भारत के ये प्रॉक्सी वॉर था, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, इन तीनों को देख लें कि तो ईरान इनडायरेक्टली इनसे कनेक्टेड है, पर भारत आतंकवाद का साथ नहीं देता। पर साथ में ईरान से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, इजराइल के बहुत अच्छे संबंध हैं। आपको याद होगा जब अभी पाकिस्तान के साथ हमारा जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें इजराइल भारत के साथ खड़ा था। तो इस पूरी इक्वेशन को देखते हुए मुझे लग रहा है आपका जो आज शो की जो मूल थीम है, जी हाँ, मुझे इसमें वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई देती है। क्योंकि मैं इसको और थोड़ा समझूंगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी समझूंगा। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपका भी एक कमेंट चाहूंगा। जनरल बंसल ने जहां बात छोड़ी थी, क्या यहां पर एक मकसद भी दिखाई देता है? क्योंकि हम जानते हैं वैसे तो देश और उनका अपना एक सिस्टम होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, लेकिन एक इंडिविजुअल जो होता है वो पूरे देश की सियासत को बदल देता है। क्या तख्ता पलट हो जाए, खमनेई वहां पर ना रहे, ऐसे कोई प्रयास चल रहे हैं?
देखिए, सियासत बैकड्रॉप में बिल्कुल है। अगर आप इजराइल का स्टैंड देखें तो इजराइल में नेतन्याहू, जब आपने देखा था कि किस तरह से मुजाहिरे हो रहे थे इजराइल में और किस तरह से उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस, उनके खिलाफ आवाम सड़कों पे आ गए थे, तो उन्होंने इजराइल को, जब हमास ने अटैक किया तो इजराइल को वो युद्ध में ले गए। और युद्ध एक ऐसी चीज है जहां जिंगोइज्म या जो पूरी आवाम है वो आपसी मतभेद भूल के एक नेशनलिज्म का इजहार करती है। यही चीज अगर आप देखें, क्योंकि जब रईसी का कत्ल हुआ था उस पे भी इराक ने कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी थी, और जिस तरह से अभी इनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको खत्म किया गया है, हानिया का जिस तरह से कत्ल किया गया, तो ये अमेरिका ये चाह रहा है कि साहब किसी भी तरीके से वहां रेजीम जो है वो चेंज हो। वहां के लोगों से ये अपील की जा रही है। वहां जिस तरह से ये आप ये देखिए ड्रोन्स वगैरह स्मगल किए थे, तो मोसाद एक आला दर्जे की एजेंसी है, लेकिन अब इसमें जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो चाहे ईरान की हुकूमत के हों या इजराइल के हों या अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका भी देखिए इजराइल के कंधे पे रख के फायर कर रहा है। क्योंकि आपको याद हो अमेरिका ने बोला था कि साहब डी डे होगा फर्स्ट मे को हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे अगर ईरान ने उसकी शर्तें नहीं मानी, और वही हुआ है। अब उसने इजराइल को एक साउंड बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया है और अमेरिका पूरा उसको साथ दे रहा है। अमेरिका के जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, क्योंकि जब ट्रम्प साहब ने कहा था कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो सारे युद्ध तकरीबन मैं इसको ओवरऑल ऐसे देखता हूं सर दत्ता साहब, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि एक अंतरराष्ट्रीय सियासत चल रही। पहले हम देशों की या आंतरिक राजनीति की बात करते थे, अब पूरी दुनिया में ताकत की एक लड़ाई है। और अमेरिका में ट्रम्प जब से आए हैं तब से लड़ाई और तेज हुई है। टैरिफ के नाम पर हो, दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप के नाम पर हो, किसी देश को धमकाने के नाम पर, बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर अंशु, मुझे ये बताएं कहां जा रही है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, कौन क्या चाह रहा है? हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना चाह रहा है। प्रवीण जी, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनके साथ हम इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक वैश्विक राजनीति का वर्तमान परिदृश्य समझ सकते हैं। भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देखते हैं कि कैसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ अमेरिका फिर से री एंगेज कर रहा है। जनरल कुरिल्ला पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के बलोच प्रांत की जो सीमाएं हैं वो ईरान से जुड़ी हुई हैं। ईरान इजराइल के बीच में किस प्रकार का संघर्ष शुरू हो चुका है हम देख रहे हैं। वहां पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के लड़ाई है। अच्छा, ईरान और भारत के बड़े अच्छे संबंध है, भारत इजराइल के भी अच्छे संबंध है, लेकिन जब एससीओ के माध्यम से जहां चीन हमको ईरान के फेवर में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, एक स्टेटमेंट आता है जिसमें इजराइल को कंडेम किया जाता है ईरान पर अटैक करने के लिए, तो वहां भारत उस स्टेटमेंट से पीछे हटता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये एक परिदृश्य समझे। दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है, जिसमें ईरान के साथ चीन और दूसरे प्रो ईरान देश हमें खड़े हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि इजराइल के साथ आपको अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और नाटो के दूसरे देश दिखाई पड़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध में जिस प्रकार की स्थिति बनी थी, दो लॉबीज में हमें देश पूरा विश्व बटा हुआ दिखाई पड़ा था, वैसी ही परिस्थितियां हमें यहां पर भी बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। प्रॉक्सीज का एक अलग इन्वॉल्वमेंट यहां पर चल रहा है। तो एक प्रवीण जी, जो पूरी स्थितियां बनी हुई हैं वो विस्फोटक हैं, वो वोलेटाइल हैं और पूरा एक फ्रेगमेंटेड हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को इस समय देख सकते हैं। जी शरद जी, एक क्विक कमेंट आपका भी चाहूंगा। क्या यहां पर वो जो मागा वाली बात है जिसके लिए अमेरिका था, वो कोई दबाव, वो खैर बताने के लिए क्या बताते हैं वो अपनी जगह है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन असली चीज ये है कि अमेरिका में भी एक छटपटाहट है, इकोनॉमिक लड़ाई चल रही है, चीन आगे निकल रहा है, भारत जैसी इकोनॉमी खड़ी हो रही है और तेजी से ग्रो कर रही है, एक छटपटाहट भी है अमेरिका में। जी हाँ, बिल्कुल। और इस सारे प्रोसेस में आपने जो बात कही उसी से आगे बोलता हूँ। और अमेरिका मोहरे बना रहा है, इजराइल इस समय पूरी तरह अमेरिका का मोहरा बना हुआ है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ये लड़ाई ठीक नहीं है, दूसरे दिन बोले एक्सेलेंट, जब ये अटैक किए इजराइल ने, एक्सेलेंट, कि अब बाज आ जाओ नहीं तो करेंगे। साफ पता लग रहा है कि पीछे इजराइल को किसका साथ मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है प्रॉक्सी वॉर यहाँ पर भी चल रहा है, जैसे हमास, हूथी और हिजबुल्लाह का था, यहाँ भी प्रॉक्सी है। भारत के सामने एक बड़ी असमंजस की स्थिति है और भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने बोला है कि यहाँ शांति बहाल होनी चाहिए, कि भारत क्या साइड लेगा। पर बहरहाल ये तय है कि जो लोग वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी है वो देखेंगे कि इसी तरह धीरे धीरे करके दुनिया खेमे में बढ़ती गई। तो 3 फ्रंट मैं देख रहा हूं। एक फ्रंट अमेरिका के साथ है, दूसरा फ्रंट चाइना रशिया के साथ होगा और तीसरा फ्रंट न्यूट्रल होगा। अब ये न्यूट्रल फ्रंट
क्या करेगा, अंततः किसके साथ जाएगा, ये तो समय बताएगा। ये पर फिलहाल आपने बड़ा स्थिति इंपॉर्टेंट विस्फोटक- पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि वो न्यूट्रल या तटस्थ वाला जो फ्रंट होता है वो हमारा होता है, पर जनरल बंसल एक दबाव भी होता है। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेमों से ऐसा दबाव आता है कि अब वो तटस्थता को बरकरार रखना उतना आसान नहीं होता है। तो भारत का पक्ष क्या होगा? मुझे लगता है जो हमारी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अभी है और जो हमारी डिप्लोमेसी है उसको देखते हुए तटस्थता रहेगी बरकरार, क्योंकि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था उस समय भी भारत के ऊपर में बहुत दबाव डाला गया, अमेरिका की तरफ से भी डाला गया कि जी आप जो है वहां से रशिया से ऑयल मत खरीदिए। इसी प्रकार से इसी समय भी कुछ दबाव इस तरह का पड़ा हुआ है कि अमेरिका चाहता है हमारे हथियार लिए जाएं, हमारे F-35 लिए जाएं, उधर हम भारत को जो है इंटरेस्ट है जो 57 है। तो इस प्रकार के दबाव में भारत नहीं आ रहा है। भारत की जो कूटनीति है वो बड़े तरीके से अपने आप को इन मामलों से निकाल करके ले जाएगी और वो किसी को प्रभाव में ना आकर के, क्योंकि भारत का कोई एक ये है, भारत एक स्टैंड रखा है कि कोई भी समस्या है वो डिप्लोमेसी और डायलॉग से सुलझाई जा सकती है। ये लड़ाई का समय नहीं है, हर मंच पे ये बात कह चुके हैं। और अगर आप किसी तरफ साइड नहीं लेते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस समय भी अगर आप देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो भारत ने कोई अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा है। बहुत कंट्रियों के ऐसे जो स्टेटमेंट आए हैं कि रेस्ट्रेन रखा जाए, और जो देखा जाए तो इजराइल के साथ में भी बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें चाहे आप फ्रांस ले लीजिए और यूके ले लीजिए, उन्होंने यहाँ तक कहा था एक कमेंट मुझे ब्रिगेडियर दत्ता का भी लेना है, समय सीमित है। जनरल बंसल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने उठाया। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं चाहूंगा इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि भारत का स्टैंड, और दूसरा खासतौर पर तब जबकि भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान देख लिया दुनिया में किसकी क्या नीयत है। बिल्कुल, देखिए अमेरिका बिल्कुल डिपेंडेबल अलाई नहीं है, और एक नहीं इसके कई मिसालें आपको देखने को मिलेंगी। लेबनान में कैसे, अफगानिस्तान में कैसे उसने तालिबान को सरकार सौंप दी, और भी कई इस तरह के हैं। तो भारत भी ये बखूबी जानता है, लेकिन भारत को थोड़ा सा चौकन्ना होने की जरूरत है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से बड़बोलापन ट्रंप साहब ने दिखाया, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या मतलब कहते हैं कि एक तरह से भारत की पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा है, क्योंकि अगर वो सीज फायर डिक्लेरेशन होना था तो वो भारत की सरकार का प्रेरोगेटिव है, न कि ट्रंप साहब का प्रेरोगेटिव है। और सारा जो ऑपरेशन था वो भारत के, ऑपरेशन सिंदूर भारत के फेवर में जा रहा था। लेकिन इस तरह से एकदम बिल्कुल अचानक सीज फायर कर देना पूरे करीब 144 करोड़ लोगों के लिए एक बहुत ही सडन और ये अपने आप में एक विषय है। अभी कांग्रेस वाले सुन रहे होंगे तो वो आपकी बाइट को भी निकाल कर रखेंगे, लेकिन एक क्विक कमेंट, क्लोजिंग कमेंट, वन लाइनर। डॉक्टर अंशु, क्या वर्ल्ड वॉर जैसी कोई स्थिति है या ये लड़ाई भी ऐसी खींचतान की लड़ाई है? नहीं, यदि हम विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय की ओर देखें तो इसी प्रकार की परिस्थितियों से जब लॉबीज बन गई थी और तमाम देशों के अपने अपने जो इंटरेस्ट थे, लालच था, उसके चलते विश्व युद्ध हुआ। अब ये देखना आगे रोचक होगा कि ये यहीं कंटेन कर जाते हैं इनके इंटरेस्ट या इनका लालच, या आगे बढ़ता है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात इसलिए कही शरद जी। देखिए जो डॉक्टर अंशु कह रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक तनाव नहीं है, हम लगातार तनावों की एक सीरीज देख रहे हैं। शरद जी। जी हाँ, बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। एक तरफ जहां रशिया यूक्रेन है वो ये खड़ा हो गया है, उधर चाइना ताइवान की लगातार टेंशन बनी हुई है, नॉर्थ कोरिया की बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे शोकोगाहट महसूस हो रही है वर्ल्ड वॉर 3 की। मेरा ऐसा अपना अनुमान है, इस बात को नोट करके रखिएगा कि 2027 से पहले जिस प्रकार परिस्थिति बन रही है, किसी भी समय आपको तीसरा विश्व युद्ध होता दिखाई देगा। जनरल बंसल, आपका कमेंट यस या नो, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम हो गया है। जनरल बंसल, क्या विश्व युद्ध? मुझे नहीं लगता कोई विश्व युद्ध होगा, और विश्व युद्ध क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और कोई भी एक तरफ जो है खेमे दो नहीं है। चाइना का मेन इंटरेस्ट है ताइवान को लेने का, जो है रशिया का है अपनी एक्सपेंशन है, और इधर ईरान का है वो न्यूक्लियर वेपन। सबकी अपनी सोच है, ऐसे हालात नहीं बनेंगे। ब्रिगेडियर दत्ता, क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल, देखिए मैं सहमत हूं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर होगा नहीं, वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा है। उसका जो फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है वो बदल गया है। अब आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर कोई दो देशों के बीच में युद्ध नहीं है, इट इज ऑलरेडी यस। यहाँ पर सारे देश जो हैं वो अपनी अपनी ताकत को दिखाने में उसका मुजाहरा करते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ये बहुत ही एक संक्षिप्त चर्चा रही, लेकिन इस चर्चा में काफी सारे पॉइंट्स आए। मेजर पॉइंट ये है कि ये तनाव जैसी स्थितियां तो लगातार चली आ रही, लेकिन विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं बनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।